हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। तो दोस्तों, आज मिसलेनियस का चौथा डे कंप्लीट कर लिया जाएगा आज। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज का पहला प्रश्न है, वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है। ये वृत्ताकार पथ है। कोई पिंड जो है यहाँ से या किसी भी चलता है तो बोल रहा है कि चारों ओर जब पिंड चलेगा तो उसकी गति किस प्रकार का उदाहरण होगा। तो इसकी चाल जो होगी वो समान होगी, लेकिन वेग जो है परिवर्तित होते रहेगा, क्योंकि हर एंगल पर वृत्त मुड़ा हुआ है। इसलिए वेग में हमेशा हर जगह परिवर्तन होते रहेगा, चाल समान रहेगी। यही इसका कॉन्सेप्ट है। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, क्या वाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो द्रव उबलने लगता है। वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तो द्रव क्या होगा, उबलने लगता है। समुद्र की लहरों में किस प्रकार की ऊर्जा भंडारित होती है। तो समुद्र की लहरों में द्रव चालित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ये तीनों ऊर्जा भंडारित होती है। तो यह प्रश्न पूछा जाता है अक्सर। इसमें उपरोक्त सभी जो प्रश्न बनता है इसी तरह के प्रश्नों से बनता है कि समुद्र की लहरों में 3 ऑप्शन देगा, चौथा उपरोक्त सभी। इसलिए सभी को याद रखें। द्रव चालित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा भंडारित होता है। लौह चुंबकीय पदार्थ किस तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाता है। तो लौह चुंबकीय जो पदार्थ होता है क्यूरी तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाता है। किसी संगीत समारोह की छतें साधारणतः वक्राकार क्यों होती हैं। आप देखेंगे जो संगीत समारोह होता है उसकी छतें अक्सर वक्राकार होती हैं, क्योंकि वे शोर का अवशोषण करती हैं। इसलिए सिनेमा हॉल भी वक्राकार बनाया जाता है, वह शोर का अवशोषण करती हैं। कोई वस्तु केवल गुरुत्व क्रिया के अधीन निर्वात में मुक्त रूप से गिर रही है। गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा स्थिर बनी रहेगी। कुल यांत्रिक ऊर्जा जो है, गिरते हुए वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा स्थिर रहती है। चंद्रशेखर लिमिट का प्रतिपादन किसने किया था। तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने, एस चंद्रशेखर ने। भारतीय वैज्ञानिक जो अमेरिका में रहने लगे थे, इसलिए भारतीय मूल के थे, लेकिन अमेरिका में उन्होंने वैज्ञानिक का कार्य किया था। तो इसीलिए भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक कहा जाता है। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को चंद्रशेखर सीमा की गणना, तारों की उत्पत्ति एवं उसकी संरचना तथा कृष्ण छिद्र संबंधी शोध के लिए वर्ष 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। कब? 1983 में चंद्रशेखर सीमा के लिए। किस भारतीय वैज्ञानिक को प्रकाश के प्रकीर्णन की व्याख्या तथा रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो चंद्रशेखर वेंकट रमन को, जिन्हें सीवी रमन कहा जाता है, 1930 में भौतिकी का इन्हें जो है प्रथम नोबेल भी मिला था। भारतीय वैज्ञानिक जो भौतिकी का प्रथम नोबेल पाए थे, सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन इसका पूरा नाम था, और यह मिला था प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए 1930 में। कोई कार एक समान चाल से गतिमान है
परंतु उसका संवेग परिवर्तित हो रहा है, तो उस कार का पथ कैसा होगा? दीर्घवृत्तीय पथ होगा, दीर्घवृत्तीय पथ होगा, इसीलिए उसका संवेग परिवर्तित हो रहा है जबकि चाल समान है। आपको अभी पहले ऊपर बताया, जब लंबे सूखे बालों को ब्रश किया जाता है तो लटें सामान्यतः एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, क्योंकि ब्रश करते समय बालों पर स्थैतिक विद्युत आवेश प्रेरित होता है। क्या होता है? स्थैतिक विद्युत आवेश प्रेरित होता है। अब देखिए, लिफ्ट में व्यक्ति के भार की विभिन्न स्थितियां, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है लिफ्ट से, तो इसको देख लेते हैं। जब लिफ्ट विरामावस्था में हो और व्यक्ति उसमें चढ़ा हो, जब लिफ्ट या एलिवेटर विरामावस्था में हो तब व्यक्ति का आभासी भार व्यक्ति के वास्तविक भार के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, जब लिफ्ट विरामावस्था में हो तो व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार के बराबर होता है। दूसरा क्या होगा? जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर नीचे हो रही हो, ऊपर नीचे आती जाती हो एक समान वेग से, इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार के बराबर होता है, अर्थात व्यक्ति को अपने भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि एक समान वेग से ऊपर नीचे हो रही है। तीसरा रीजन, जब लिफ्ट त्वरण से अब एक समान वेग से नहीं, त्वरण से ऊपर जाती है, इसमें व्यक्ति की स्थिति में व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, अर्थात व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है। कब होता है? जब लिफ्ट त्वरण से ऊपर जा रही है। फिर चौथा कंडीशन क्या होता है? जब लिफ्ट त्वरण से नीचे आती है, इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी भार घटा हुआ प्रतीत होता है, अर्थात व्यक्ति का आभासी भार व्यक्ति के वास्तविक भार से कम होता है। कब? जब वह त्वरण से नीचे आती है। अचानक मान लीजिए कि लिफ्ट की डोरी टूट जाएगी, तब क्या होगा? इस स्थिति में व्यक्ति या स्वतंत्र वस्तु की गति नीचे गिरेगी, जिससे व्यक्ति का आभासी भार शून्य प्रतीत होगा, अर्थात व्यक्ति को भारहीनता का अनुभव होता है, क्योंकि वह काफी वेग से नीचे आता है तो उसका भार जो है शून्य प्रतीत होता है, तो भारहीनता की स्थिति होगी। यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाए, इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी बल व्यक्ति पर ऊपर की ओर लगेगा, जिससे वह लिफ्ट की फर्श से उठकर लिफ्ट की छत से जा टकराएगा। अब देखिए प्रमुख यंत्र एवं उसके सिद्धांत। तो प्रमुख यंत्र हम उसके सिद्धांत को देखते हैं। सिद्धांत यंत्र, ऊष्मागतिकी का सिद्धांत, यहां से यहां ये जो है भाप का इंजन, भाप का इंजन किस सिद्धांत पे काम करता है? तो भाप का इंजन ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत जनरेटर जो होता है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। यहां से एक प्रश्न आपको प्रत्येक एग्जाम में मिल जाएंगे। रॉकेट प्रक्षेपण जो होता है न्यूटन के गति का तृतीय सिद्धांत पे कार्य करता है। रेडियो और दूरदर्शन विद्युत चुंबकीय संचरण या तरंग पर काम करता है, जबकि वायुयान बर्नौली का तरल गति विज्ञान सिद्धांत पर कार्य करता है, वायुयान। और रॉकेट संवेग यानी कि न्यूटन के गति का तृतीय सिद्धांत पर। फिर जो है सोनार जो है ये पानी के नीचे कोई पनडुब्बी जा रही है तो आगे टकराए ना, तो इस सोनार जो है इसी पर काम करता है। आगे उसके प्राश्रव्य तरंगे निकलती हैं, इसीलिए चमगादड़ पनडुब्बी वगैरह जो पानी में चलती हैं, प्राश्रव्य तरंगे उनमें से निकलता है कि ताकि आगे की कोई वस्तु हो तो उसे पता चल जाए। तो सोनार जो है प्राश्रव्य तरंगों का परावर्तन करती है। यह सोनार यंत्र इसी सिद्धांत पर काम करता है। प्रकाशिक रेशे तंतु जो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करते हैं।
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पर ये जो है सिद्धांत पर काम करते हैं। जबकि फोटोसेल प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर काम करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करते हैं। चलिए ये देखिए, ये कोटेशन क्या कहता है। ये जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा रोबोटिक्स केंद्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा रोबोटिक्स केंद्र बंगलुरु तथा रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया भारत में रोबोटिक्स के प्रमुख संस्थान है। कहाँ है? तो बेंगलुरु में, कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में बुद्धिमत्ता एवं रोबोटिक्स सेंटर सोसाइटी संस्थान, ये सभी क्या है? बेंगलुरु में है। तो आज का हमारा सेशन ये समाप्त होता है और इसी के साथ मिसलेनियस का आज चौथा पार्ट और अंतिम पार्ट भी समाप्त होता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो दोस्तों।